हेलो एवरीवन। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है और आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9th से चैप्टर नंबर 4 जो कि है परमाणु की संरचना। तो परमाणु के बारे में आप जान चुके हो अपने 3rd चैप्टर के अंदर। परमाणु होता क्या है कि जो भी पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है, तो वो मिलके बना होता है परमाणु से। यानी कि एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है कौन? परमाणु। अब ये जो परमाणु है उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि जो परमाणु है वो भाई पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यानी पदार्थ को अगर हम फाइनली टूट के जो एक सबसे छोटा पार्टिकल जो बचेगा, छोटा कण जो बचेगा, तो वो परमाणु होगा। तो परमाणु को इसीलिए निर्माण खंड कहा गया है। अब ये जो परमाणु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि सबसे छोटी इकाई है, तो ये किसी ना किसी कणों से मिलके बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं अपरमाणुक कण। और ये अपरमाणुक कण है हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। क्या कहा है कि पदार्थ है, ठीक है। यहाँ देखो जो पदार्थ है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? तो इसकी सबसे छोटी इकाई हमारे पास होती है परमाणु। और इस परमाणु को बनाने वाले कणों को अपरमाणुक कण कहा है। और वो अपरमाणुक कण आपको याद रखने हैं, कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ देख सकते हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हमें पता कैसे लगा कि परमाणु जो है इन अपरमाणु कणों से मिलके बना होता है? किसने इनका नाम दिया है? प्रोटॉन किसने नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम किसने दिया है? ठीक है, तो वो वैज्ञानिकों ने दिया है। और उसके लिए उन्होंने क्या किए होंगे? अलग अलग क्रियाकलाप किए होंगे। ठीक है, अलग अलग क्रियाकलाप करके हमें पता लगा कि जो परमाणु है वो इन अपरमाणु कणों से मिलके बना होता है। तो सबसे जो पहले साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक आप पढ़ोगे तो वो है हमारे थॉमसन या फिर टॉमसन। ठीक है, तो टॉमसन पढ़ेंगे, इसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम बोर के बारे में जानेंगे। तो 3 जो हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के नाम आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले थे हमारे टॉमसन। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या जो है प्रैक्टिकल किया था, क्या जो है प्रयोग किया था, उसके बारे में जानते हैं। तो जो टॉमसन ने अपना प्रयोग किया था उसे कहा जाता है कैथोड किरण प्रयोग। ठीक है, कैथोड किरण प्रयोग किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। और किसके लिए किया था? इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया? इस तरह से एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? एक कैथोड किरण ट्यूब है। ठीक है, जो कि आंशिक रूप से यानी कि हाफ यानी कि आधी, आंशिक मतलब आधी, आधी कैसी है? वैक्यूम सील ट्यूब है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे हवा नहीं होती, वात नहीं होती। ठीक है, तो इसके एक सिरे पे देख सकते हो क्या लगाए हुए हैं। ये जो है एक सिरे पे कैथोड लगाया गया है और एक सिरे पे एनोड लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? टॉमसन ने एक क्या ली है? वैक्यूम सील ट्यूब ली और उस पर एक सिरे पे कैथोड लगाया गया है, एक पे एनोड लगाया गया है। और जब इसके अंदर से करंट को पास किया गया, ये देख सकते हो, जब करंट को पास किया गया तो उसके बाद क्या हुआ? तो इससे इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की ओर चलती हैं। ठीक है, जैसे ही करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन किरणें हैं वो निकलकर एनोड की ओर चलती हैं। तो जे टॉमसन ने इन किरणों को ही नाम दिया था कैथोड किरणें। ठीक है, इन्हीं किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया था? कैथोड किरणें कहा था, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी और किस तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया क्या? कैथोड किरणें। तो ये प्रयोग दर्शाता था कि जो परमाणु है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि परमाणु को हमने मान लिया कि वो सबसे छोटा कण है और अविभाज्य है, लेकिन वो भी कम से कम एक अपरमाणु कण यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो हमें पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि जो परमाणु है हमारा वो किस से मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो जे थॉमसन ने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है। ये चीज़ें, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है ई, ठीक है, ऐसे
जो अभी बताया है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और आवेश इसके ऊपर -1 होता है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? हमारे जे थॉमसन वैज्ञानिक ने की है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो उन्होंने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है कहाँ पे? प्रोटॉन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित कहाँ है? तो इसके लिए उन्होंने दिया था अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल जो है प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। तो प्लम पुडिंग अगर नाम याद आ जाए तो उससे कनेक्ट करना है आपको थॉमसन को। तो थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, जैसे आप तरबूज खाते हो और उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। बीज जो है ब्लैक ब्लैक हर जगह फैले होते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे तरबूज के अंदर बीज फैले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु में उपस्थित होता है। तो उन्होंने कहा कि बाकी का जो हिस्सा है वो एज आ धन आवेश काम करता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एज आ इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धन आवेश उपस्थित रहता है। तो थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है, इसके ये वाले पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि परमाणु एक धन आवेशित गोले की तरह माना था, जैसे एक परमाणु है हमारा। ठीक है, उन्होंने कहा परमाणु इस तरह से दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने जब पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जैसे कि बीज होते हैं ना तरबूज के अंदर, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होते हैं और हर जगह फैले होते हैं परमाणु के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोला है वो धन आवेशित गोला होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धन आवेशित और ऋणात्मक जो आवेश है वो परिमाण में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि जब हम देखो मैथ के अंदर करते हैं प्लस और नेगेटिव, यानी कि +1 प्लस नेगेटिव, तो उसको उससे काट देते हैं, तो क्या आवेश बचता है? वहाँ पे 0 आवेश बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु है वो कैसा हुआ? उदासीन हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ एक तरीके से। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रही थी, और वो कमियां क्या हैं जानते हैं कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे कि अगर थॉमसन तो अकेले नहीं थे जो कि काम कर रहे थे परमाणु के ऊपर, इसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक थे जो कि परमाणु के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनके लिए वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और यह एक कल्पना पर आधारित था, इसीलिए ये इसकी क्या थी? कमियां थी और सीमाएं थी। तो स्वयं को जांचने के लिए 4 क्वेश्चन हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टू द पॉइंट आप लिख सकते हो इसके बारे में। तो आगे जानते हैं अपना रदरफोर्ड का मॉडल। तो अब हम जानते हैं अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया था। इससे पहले मैं बता दूं, एक ट्रिक याद रखेंगे कि ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि ई जो है वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और साथ में रदरफोर्ड भी जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी है आपको। और न्यूट्रॉन की खोज की है हमारे चैडविक ने। ठीक है, तो यहाँ पे ईट यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी रिलेटेड है और साथ में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने की है। तो अब जानते हैं अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज हमें पता है कि जे थॉमसन ने की। अब इसके बाद जो अर्नस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था यानी स्थिति को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया और उसमें उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की एक पतली सोने की परत पर टकराया। वो प्रयोग हम आगे पढ़ने वाले हैं। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक जो होता है उसके चारों ओर लगातार किसमें चक्कर काटते हैं? वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर काटते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग, इसको जानते हैं। अब ये इन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में? तो उन्होंने क्या किया? एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। यहाँ पे देख रहे हो ये जो है एक क्या है? एक सोने की पतली, एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो यहाँ पे सोने की पतली परत रखी गई है जो कि 1000 परमाणु के
1000 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, ऐसा मान सकते हो। 1000 परमाणु मोटी परत को उन्होंने लिया है एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ से अल्फा कण का एक स्रोत दिखाई दे रहा है। यहाँ से जैसे ही अल्फा कणों की बम्बारमेंट करते हैं तो अल्फा कण जब इस सोने की परत से टकराए तो क्या हुआ वो जानो। अब जो अल्फा कण होते हैं वो धन आवेशित होते हैं, ये याद रखना है। अल्फा कण कैसे आवेश के होते हैं? धन आवेशित होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हीलियम के आयन होते हैं और ऐसा समझा गया है कि ये कण परावर्तित होंगे क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। तो इसका एक क्या जो है परिणाम निकला इस एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या जो है परिणाम निकले वो जानो। कि अधिकतर जो अल्फा कण है सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। तो कुछ तो जो थे, अब जैसे कि ये जो है, ये मान लेते हैं हम सोने की एक पतली परत है, तो कुछ जो अल्फा कण है वो बिल्कुल आर पार चले गए। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ कण जो है, कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए, यानी कि कुछ कण गए और फिर वापस हो गए। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गए। ठीक है, 12,000 कणों में से एक कण वापस भी आया और कुछ जो है अपने पथ से जो है हट के चले गए। ठीक है, तो ये उसका परिणाम निकला। तो इससे क्या जो है रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल बनाया इस प्रयोग से। तो इन परिणाम प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल को प्रतिपादित किया कि एक परमाणु में धन आवेशित केंद्रक होता है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु गोल तो होता ही है और इसके अंदर जो है एक बीच में जो है धन आवेशित केंद्रक होता है। ठीक है, धन आवेशित केंद्रक होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे इन्होंने नाम दिया नाभिक या फिर नाभिकीय कहा इन्होंने। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक अल्फा कण की बम्बारमेंट की और वो वापस होके आ रहा था, तो उन्होंने माना कि ये जो कण है, ये जो अल्फा कण जा रहा है, ये किसी चीज़ से टकरा के आ रहा होगा, किसी भारी चीज़ से टकरा के ही आ रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक धन आवेशित केंद्रक है। तो ये क्या है? केंद्रक नाभिकीय होता है और इसका पूरा भार जो है परमाणु का यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं परमाणु के अंदर और परमाणु कण है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे सोलर सिस्टम होता है ना आपका, जो सौर जो परिवार है, सूर्य का जो परिवार है आपका, वैसे ही उन्होंने कुछ बताया, उससे रिलेट कर सकते हो। तो नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में, ये जो नाभिक का आकार है वो परमाणु की तुलना में काफ़ी छोटा है। इतना छोटा इन्होंने बताया कि एक टेनिस का जो कोर्ट होता है जहाँ पे टेनिस खेली जाती है, ठीक है, तो उसकी बॉल रख दो बीच में और वो टेनिस का कोर्ट है। ठीक है, इतना छोटा साइज होता है नाभिक का। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटे, तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, नाभिक जो है वो बहुत छोटा होता है अपना। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रही थी, क्योंकि प्रयोग चल रहे थे अभी भी और क्लियर नहीं था। वो सिर्फ अपनी कल्पना कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बता रहे थे हाँ भाई कुछ इस तरह से हो सकता है हमारा परमाणु और उसके कण उपस्थित हो सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी? तो वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। अब जैसे कि क्या होता है, कई बार आप खेल देखते हो कि एक सेकेंड, कई बार आप क्या देखते हो, एक खेल देखते हो कि कुएं के अंदर जो है एक बाइक चलती है। ठीक है, ऐसा खेल आपने देखा होगा। या फिर कार जो है वो वर्तुल आकार में जो है चक्कर काटती है, लेकिन कब तक काटेगी? एक दिन, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वापस से कहाँ आ जाते हैं? केंद्रक में आ जाते हैं। तो यही चक्कर था यहाँ पे कि वर्तुल मार्ग पे कोई भी इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्थायी रूप से चक्कर नहीं काट सकता। ठीक है, वो उसकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक बार लूज होके कहाँ पे आ जाएगा? वो नाभिक में गिर जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा? परमाणु तो बचेगा ही नहीं। तो वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण भी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऊर्जा भी है, तो वो ऊर्जा को निकालेगा जिससे उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और नाभिक से टकराकर परमाणु को ही नष्ट कर देगा। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है, लेकिन परमाणु तो स्थायी है ना भाई। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में अक्षम रहा। ठीक है, तो बात यहाँ से समझ रहे होगे आप कि आप कई बार देखते हो, एक पहले ये खेल होता था कि एक कुएं के अंदर, एक गोल से के अंदर
कुआं ही बोल सकते हैं उसको। तो उसके ऊपर एक बाइक सवार जो है चक्कर काटता था वर्तुल आकार में, क्योंकि वर्तुल ही है, कुआं जो है वर्तुल है। कार भी चक्कर काटते हुए आपने देखी होगी, लेकिन वो कब तक काटेगी भाई? एक बार एक टाइम तो ऐसा ही आएगा ना कि वो वापस से, मतलब उसकी जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल एक टाइप से मान सकते हो, वो ख़त्म हो जाएगा उसका, और वो वापस से उसको कहाँ आना पड़ेगा? उसको केंद्रक में आना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस बना के आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, बंदा जो है डेड हो जाएगा। तो उन्होंने भी सेम बात कही कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, रदरफोर्ड ने बताया वर्तुलाकार आकार में काटते हैं। लेकिन कब तक काटेगा चक्कर इलेक्ट्रॉन? परमाणु के चारों ओर कब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा? एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगा और वो नाभिक से टकरा जाएगा, और इस तरह से परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु है, ठीक है। तो ये थी परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना बोर का मॉडल। तो बोर ने कैसे इन कमियों को दूर किया और क्या कुछ अलग बताया, वो जानते हैं। तो जब बात करें हम परमाणु की संरचना के बारे में, तो हमारे पास 3 मॉडल हैं, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। तो इसकी कमियां क्या क्या रही और उनके मेन पॉइंट आप सभी को याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, ठीक है। याद करके हमने लिख के याद करना है बच्चों। तो परमाणु की संरचना का अब हमारा लास्ट मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। देखो, हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था, उसकी कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को पूरा करने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा गया है। ओके, तो बोर के परमाणु मॉडल में क्या विशेषताएं थी? अब बोर का जो परमाणु मॉडल दिया है वो दिया है नील्स बोर ने। तो बोर का नाम क्या है? नील्स बोर, ठीक है। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ दी गई है। तो उन्होंने 1922 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिससे उनकी 2 प्रमुख विशेषताएं और अवधारणाएं इस प्रकार थी कि उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। तो यहाँ पे समझो क्या कहा है उन्होंने, जैसे कि भाई सूर्य है, सूर्य को मान लेते हैं कि नाभिक है, ठीक है। जैसे हमारे परमाणु का एक नाभिक है, उसी तरह से हम मान लेते हैं कि सूर्य क्या है? यहाँ पे एक नाभिक है, ठीक है। नाभिक तो घूमेगा नहीं, नाभिक के चारों ओर दूसरे ग्रह घूमते हैं। तो वो दूसरे ग्रह देखते हो ना कि एक कक्षा में घूमते हैं, कि उनकी एक पर्टिकुलर पाथ होता है, पर्टिकुलर जो है उनका कक्षा होती है, जिन्हें कक्षा हम कहते हैं, ठीक है। कि भाई ग्रह जो है अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह से जो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनकी भी एक निश्चित कक्षा होती है, विशेष कक्षा होती है। इन्हीं कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो वो अगर उस ऊर्जा तो उसके अंदर अगर वो घूमते हैं तो उसके अंदर उसकी क्या बनी रहेगी? ऊर्जा वही की वही बनी रहेगी। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करेंगे, और ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर या कक्ष तक कूद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है। ये हमने एक परमाणु माना है। यहाँ पे हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेशित जो है हमारा केंद्रक है, नाभिक है, ठीक है। इस केंद्रक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं हैं, जैसे कि ये कक्षा है, ठीक है, एक दूसरी कक्षा है, एक ये बाहर वाली कक्षा है। तो इन कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन को आज़ादी है कि वो इस कक्षा से इस कक्षा में कूद सकता है, या फिर इस कक्षा से अंदर वाली कक्षा में कूद सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो उन्होंने इस ऊर्जा कोशों को, जो हमने अभी ऊर्जा कोश बनाए थे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नाभिक है और इसके चारों ओर देख रहे हो कि कैसे जो है कक्षाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहली जो कक्षा नाभिक के बिल्कुल पास में होती है उसको बोलते हैं के कक्ष, इसके बाद एल कक्ष, एम कक्ष और एन कक्ष, ठीक है। जैसे कि हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज केंद्रक बनाया है, इसके चारों ओर कक्षाएं हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो पहली कक्षा का नाम क्या दिया है यहाँ पे? के, ठीक है। दूसरी कक्षा का नाम दिया है एल, के एल एम, और सबसे लास्ट वाली कक्षा को दिया है एन नाम, ठीक है। तो इस तरह से जो है परमाणु को बताया गया कि परमाणु के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा जो के कक्षा है उसको हम n बराबर है 1 दे सकते हैं। जैसे हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में आते हैं, चौथी कक्षा में, तो इसी तरह से k को नाम दे सकते हो n बराबर 1, ठीक है। l को बोल सकते हो n बराबर क्या? 2,
ऐसे ही m को बोलोगे n बराबर 3, ठीक है। तो ये था हमारा परमाणु का बोर का मॉडल, इस तरह से कुछ उन्होंने बताया था। उन्होंने इन ऊर्जा कोशों को K11 या संख्याओं से इस तरह से n जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से उन्होंने दर्शाया था। परमाणु में सबसे बाहरी जो है बाह्यतम जो कक्ष होता है उसको संयोजक कक्ष या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो जैसे कि हर किसी परमाणु का अलग अलग नंबर होता है। एक परमाणु ऐसा भी जिसका 1 नंबर है, एक परमाणु ऐसा भी जिसका 2 नंबर है, ठीक है। तो उसके अंदर जितने बाहर वाला जो कोश है, ठीक है, बाहर वाली जो कक्षा है, जैसे यहाँ पे बाहर वाली कक्षा क्या है, n है। लेकिन ऐसे भी परमाणु जिनके अंदर सिर्फ एक ही कक्षा होगी, k कक्षा होगी। कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके अंदर k और l ऐसी कक्षाएं 2 कक्षाएं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हो। तो जो सबसे बाहर वाली जो कक्षा है, मानो फिर से देखते हैं इसको कि मानो कि हमारे पास एक क्या है, परमाणु है, ये इसकी K कक्षा है और इसकी सबसे बाह्यतम जो कक्षा है वो L है। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इस कक्षा को क्या कहा गया है, इस कक्षा को संयोजक कक्ष कहा गया है। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूले लगाए जाते हैं 2n², ठीक है। जहाँ पे n जो है हमने अभी पढ़ा था, k जो है, k का नंबर 1 होता है, तो k की ऊर्जा आप निकाल सकते हो, जैसे कि निकाल रखा है k कक्ष के लिए 2 × n की पावर, अगर k के अंदर निकालने के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस तरह से, तो ये आप कितना मिल जाएगा आपको 2, ठीक है। इसी तरह से L के लिए निकाल सकते हो। L के लिए कैसे निकालोगे, तो फिर से देखते हैं। जैसे L है, L का नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसके लिए इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। तो 2 × n का नंबर कितना है, L के अंदर 2 है, तो 2 × 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 8, यानी कि L के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इसी तरह से M के अंदर भी कितने आ सकते हैं, M के अंदर 18 जो हैं इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये याद रखना है, 8 हो सकती है, जिसे अस्टक नियम कहा जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। अभी तक हम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन क्या है, बीच में होता है, परमाणु के बिल्कुल बीच में होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी एक अवपरमाणु कण है जिसकी खोज किसने की है, चैडविक ने। तो इसका आपके लिए फॉर्मूला, इसके लिए ट्रिक भी बताई है, ईंट पर नाच, इस तरह से याद रखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। इन्होंने 1932 ईस्वी में खोज की थी और इसका नाम रखा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के ही बराबर होता है और इसको संकेत करने के लिए न्यूट्रॉन n से ही शो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में उपस्थित होते हैं और परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो। जैसे कि ये जो है हमारा सोडियम परमाणु की संरचना दिखाई गई है, ये जो है हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दिखाई गई है। आगे आप इन सभी के बारे में जानोगे, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही सोडियम परमाणु के अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बांटना, ये सब आप सीखोगे आगे वाली क्लासेस में। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु है, ये जो है हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, ये आप जानोगे आगे। हाइड्रोजन जो है 1st नंबर पे आता है, हीलियम जो है 2nd नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर प्रेजेंट हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चारों ओर चक्कर काटेगा, बाहर की तरफ नाभिक के चारों ओर चक्कर काटेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजक कक्ष कहेंगे। ऐसे ही सोडियम परमाणु की संरचना यहाँ पे दे रखी है। तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। तो परमाणु के बारे में अच्छे से जान चुके हो कि परमाणु क्या होता है और परमाणु कण क्या होते हैं, परमाणु का जो है स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, यानी कि परमाणु की संरचना कैसे है। तो अब हम करने वाले हैं संयोजकता। तो परमाणु की जब हमने संरचना की थी, जब हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे, जैसे कि आपने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, इसके बाद बोर का मॉडल पढ़ा था। तो फाइनली बोर ने बताया, क्या बताया था बोर ने, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक अवपरमाणुक कण होता है,
क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक अपरमाणु कण होता है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? ऋणात्मक चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम जानेंगे संयोजन कक्ष और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने बोर का मॉडल पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि क्या होता है संयोजन कक्ष, क्या होती है संयोजकता इलेक्ट्रॉन और फाइनली क्या चीज़ है ये संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ देखो जितने भी पदार्थ हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड ही है, तो ब्लैक बोर्ड भी एक पदार्थ है। तो इसको बनाने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमने परमाणु नाम दिया है। ओके, और परमाणु कुछ ना कुछ कणों से मिलके बना हुआ जिसको हमने नाम दिया है अपरमाणु कण। और ये अपरमाणु कण हैं 3, कौन कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में चक्कर लगाने वाले, चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो रहते हैं बिल्कुल बीच में, परमाणु के बीच में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको सिंबल करने के लिए हमने N लिखा था न्यूट्रॉन को, और प्रोटॉन को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? P यूज़ करते हैं। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है वो जो है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षाओं में, ये बोर ने बताया था। ठीक है, तो ये जो बाहरी, ये बिल्कुल जो बाहर वाला कक्ष है इसको हम कहेंगे संयोजन कक्ष। यहाँ पे देखो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन कक्ष। जो बिल्कुल बाहर वाली जो कक्ष होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको हमें संयोजन कक्ष कहना है। और इस संयोजन कक्ष के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कहेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब समझो यहाँ से कि जो भी ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, कोई भी परमाणु इनको दे सकता है, ले भी सकता है, किसी दूसरे से ले सकता है और अपने वाले किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, अब ये जो साझेदारी है परमाणुओं के बीच में, लेन देन की जो साझेदारी है उसे ही संयोजकता कहा जाता है। डेफिनेशन नोट कर लेनी है कि संयोजकता क्या होती है कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब देखो ऐसा होता किस लिए है? अब जैसे कि सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जैसे कि सोडियम है और क्लोराइड है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। सोडियम भी, क्लोरीन भी, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, उपधातु, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सारी चीज़ आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है, तो Na और Cl यानी कि एक Na है इसका परमाणु है, एक Cl है इसका परमाणु है, दोनों मिलके एक अणु बना रहे हैं जिसको हमने बोल दिया NaCl। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ साझेदारी हुई है तभी ये NaCl को बना पाए हैं। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे H2O है पानी जो हम पीते हैं, इसके अंदर एक परमाणु हाइड्रोजन, 2 परमाणु जो है हाइड्रोजन के हैं, एक जो है ऑक्सीजन का है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ साझेदारी हुई होगी जिसकी वजह से ये जो है बने हैं। ठीक है, अब ये जो साझेदारी है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जो कर रहे हैं परमाणु आपस में, उसे ही संयोजकता कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण दे रखा है सोडियम का। ठीक है, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अब हमें पता है कि जो जैसे कि हम परमाणु बना लेते हैं अपना सोडियम का, ये बिल्कुल केंद्रक है। केंद्रक पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाहर, केंद्रक के जस्ट बाहर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 2n² से निकाला था। इसके बाद इसको हमने जैसे K कहा था, अब जो है L आएगा, उसके बाद M कहा था, उसके बाद N आएगा। ठीक है, उसकी पावर, उसके अंदर हमने 2n² से फॉर्मूले से निकाला था कि K के अंदर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, L के अंदर कितने आ सकते हैं, क्योंकि L का नंबर क्या है? दूसरा है, तो इसके लिए 2n² फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 8 आ जाएंगे। 2 8 और 2 10 हो चुके हैं। अब जो सबसे बाहर होगा, ठीक है, KLM, M के अंदर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 11 का वितरण करना है। तो 2 आ चुके हैं, 8 आ चुके हैं, 1 बचा जो बिल्कुल बाहर आएगा।
अब ये जो बाहर वाला है इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये जो बाहर वाला जो कक्ष है उसको हम संयोजन कक्ष कहेंगे। तो ये जो सोडियम का परमाणु है ये सिर्फ इस एक जो इलेक्ट्रॉन है इसकी साझेदारी कर सकता है, ठीक है, या तो इसको दे सकता है या इसके अंदर भर सकता है। तो एक को देना आसान है या फिर 7 को लेना आसान है? तो 7 तो लेना बड़ा भारी पड़ जाएगा, तो ये एक को दे देगा। और जब भी कोई परमाणु देता है, ठीक है, दूसरे परमाणु को देगा ये, ठीक है, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी परमाणु को दे रहा है तो आयन बनते हैं, क्योंकि ये देन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? देन कर रहा है, दे रहा है, तो इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि इसका दिल बड़ा है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो इस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि क्या करेगा? वो लेन कर रहा है, ठीक है, लेन कर रहा है, तो उसके ऊपर ऋण चढ़ रहा है, तो उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। ओके, तो कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। तो यही है संयोजकता का फंडा। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। बिल्कुल इजी सी चीज़ है, अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना है। तो संयोजकता को एक बार रीड कर लेते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके देने से या लेने से क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। आयन क्या चीज़ होती है? जब भी किसी के ऊपर, यानी किसी भी परमाणु के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है, आपने देखा भी होगा, N पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, Cl नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो यानी कि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ले लिया है और ऋण अपने ऊपर चढ़ा लिया है। बाहर चढ़ जाता है ना, जब हम किसी से ऋण ले लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं, तो हम पे क्या आ जाता है? ऋण आ जाता है। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक चार्ज। और इस तरह से Na और Cl साथ में मिलके रहते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन दे के लेके, और इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को ही क्या कहा है? संयोजकता। आगे देखिए, संयोजकता। किसी परमाणु का संयोजन कक्ष अधिकतम कितने ले सकता है? इलेक्ट्रॉन 8 लेता है। तो जितना भी जो संयोजन कक्ष है वो ये सोचता है कि मेरे पास 8 तो इसके अंदर आने ही चाहिए। वैसे तो हमने पढ़ा था कि 2 आएंगे, सबसे जो K है उसके अंदर 2 आएगा। उसके बाद L पढ़ा था, तो L के अंदर कितने आएंगे? 8 आएंगे। उसके बाहर जो आएगा उसके अंदर भी वो ये सोचता है, वैसे तो 18 आ सकते हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि 8 ही बना लूँ मैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि कुछ परमाणु आप ऐसे पढ़ोगे जिनके बाहर जो है बाहरी कक्ष में, यानी संयोजन कक्ष में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन पहले से ही, तो वो किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, उनको किसी के साथ लेने देने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो ऐसे जो तत्व हैं उनको अक्रिय तत्व कहते हैं, इनर्ट बोलते हैं इनको। जैसे कि हमारी गैसेज होती हैं, हीलियम है, आपकी नियोन है, तो ये क्या होती हैं? ये अक्रिय तत्व होती हैं। इसके अपोजिट जैसे Na हमने पढ़ा है, तो ये तो देने लेने में इंटरेस्ट रख रहा है, तो इसको हम सक्रिय तत्व कहेंगे। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु की क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लेना देना किस लिए करते हैं? ताकि उनके बाहरी कक्ष में 8 बन जाएं, या फिर देखो जैसे हमने सोडियम पढ़ा था, तो 8 बनाने की कोशिश कर रहा है वो, एक को देके और अपने अंदर अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 और 8 रख रहा है, ठीक है। तो वो 8 बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और उनको ग्रहण या त्याग करते हैं। तो सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति, यानी कि अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो जितने भी सक्रिय तत्व हैं वो क्या करते हैं? वो या तो लेते हैं या फिर देने का प्रयास करते हैं। क्या देने का? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने और लेने में उनको इंटरेस्ट रहता है। आगे है संयोजकता की गणना करने के चरण। तो कैसे जो है संयोजकता की गणना करोगे? तो सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या मतलब है? यानी कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे सोडियम का नंबर 11 था, कितना था नंबर सोडियम का? 11 था। तो पहले के अंदर 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे,
ठीक है, फिर एक आएगा। तो ये जो हमने विन्यास किया KLMN के अंदर जो हमने बांटे हैं इलेक्ट्रॉन, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो ये हमें सबसे पहले करना है। इसके बाद यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या बराबर हैं तो वही उसकी संयोजकता है, ठीक है, या तो 4 हैं या फिर उससे कम है तो वही उसकी संयोजकता होगी, यानी कि या तो वो उसको दे सकता है या फिर ले सकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 बनाने के लिए उसके लिए आसान रहेगा, यानी कि 8 बनाने के लिए जैसे 6 हैं, अगर उसके बाहरी कक्ष में 6 हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको 2 लेके वो आसानी से उसको 8 बना लेगा, अष्टक अपना पूरा कर लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे तत्व देखो, उदाहरण के लिए तत्व देखो, सोडियम है, सोडियम का नंबर होता है 11। कितना नंबर होता है सोडियम का, याद रखना है 11, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सोडियम का नंबर हमारे पास 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे KLMN के अंदर तो 2 8 1 आएगा, बहुत बार कर चुके हैं। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। आगे देखो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का नंबर आता है सोडियम के जस्ट बाद, तो मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, तो 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 4 से कम इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो संयोजकता भी 2 होगी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका नंबर होता है 9, तो 2 और 7 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, लेकिन इसको 8 पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझनी है कि यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूज़न होना तो नहीं चाहिए, तो ये समझने की वाली बात है कि वो 8 बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। अब 8 बनाने के लिए सिर्फ उसको एक ही चाहिए, तो वही तो उसकी संयोजकता होगी ना। आगे देखो, नियोन है जिसका नंबर 10 है, तो 2 और 8 पूरे हैं तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। ये कैसा तत्व होगा, अकरीय तत्व होगा, ज़रूरत नहीं है इसको ना लेने की ना देने की। कार्बन है जिसकी संख्या होगी 6, तो 2 और 4 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। तो जितनी भी आपकी ऐसी पीरियोडिक टेबल दे रखी होगी बुक में उसको प्रैक्टिस करना है, तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बहुत सारे नंबर हैं 1 से लेके और बहुत सारे मतलब आगे तक 90 90 80 तक भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से संयोजकता निकालना आप कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वर्कशीट के वो तो बिल्कुल कर ही सकते हो आप, इतने अच्छे से समझने के बाद तो कोई डाउट बचेगा नहीं कि संयोजकता क्या होती है। तो साझेदारी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वही क्या है, संयोजकता है। KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो KLMN कक्ष में कितनी होती है आसानी से बता सकते हो कि K के अंदर 2 होते हैं, L के अंदर हमें 8 चाहिए होते हैं, M के अंदर हमें 18 चाहिए होते हैं, ऐसे ही N का भी निकाल सकते हो 2n² फॉर्मूले से। कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं उनकी संयोजकता लिखिए, काफ़ी आसान। लिथियम, बोरॉन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या 3 5 और 16 है, बिल्कुल लेजी क्वेश्चन। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो अगर आपको समझ आया है तो संयोजकता को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहीं पे चेकिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा संयोजकता के बारे में। तो भाई हमारा जो परमाणु है वो ख़त्म नहीं होएगा और यहाँ पे कुछ और भी आ गया है कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी जानना जरूरी है। परमाणु सबसे छोटी इकाई है किसी पदार्थ की, तो इसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो परमाणु संख्या क्या होगी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमने आयोडीन का अभी हमने जो है सोडियम का पढ़ा है, तो जो हमने 11 किया है ना, तो वही परमाणु की क्या है, संख्या है, क्रमांक है। अब होता क्या है उसको जानो, यानी कि उसको नंबर दे दिया भाई, उसी को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल दिया। तो किसी हमें पता है परमाणु है, उसके अपरमाणु कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब हमें ये भी पता है, ईंट पर नाच करके हमने याद कर लिया कि उसके डिस्कवरर कौन है, वैज्ञानिक किसने डिस्कवरी की है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने जाना कि क्या होता है, ये हमारा परमाणु है और इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है बिल्कुल अंदर होते हैं, नाभिक में होते हैं, तो इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब परमाणु संख्या क्या है, तो ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है, उन्हीं की जो संख्या है, जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी
परमाणु के नाभिक में, उसी को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ से याद रखनी है, एक नहीं दो याद रख लेना कि परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं और किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ से परमाणु संख्या क्या है कि प्रोटॉन की संख्या को ही, प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, किसी परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं उसी को परमाणु संख्या कहा जाता है। Z से दर्शाया जाता है और इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लेन देन कर लेते हैं आपस में तो मामला गड़बड़ हो जाता है, जिससे आयन बन जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने NaCl का किया था अच्छे से। अब देखो द्रव्यमान संख्या को जानते हैं, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या यानी कि भार, परमाणु का भार कहाँ होगा? तो परमाणु का भार होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये क्या है? हमारा एक परमाणु है, हम बोलते हैं इसका भार कहाँ पे है? तो इसका भार सारा इसके केंद्रक में है, नाभिक में है। ठीक है, तो नाभिक में कौन बैठा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के जोड़ को ही क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई या फिर 1 म्यू होता है और आवेश हमें पता है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य होता है, क्योंकि वो तो घूमते रहते हैं ना निश्चित कक्षाओं में, और उसका आवेश जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, और तो इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन नाम दिया है हमने, और इन्हीं के जोड़ को हमने क्या कहा है? द्रव्यमान संख्या। अब आते हैं समभारिक पे। समभारिक यानी कि भार क्या होगा? बराबर होगा, सम होगा। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। तो यानी कि जिसका भार बराबर हो। तो समभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिसके परमाणु संख्या तो भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या यहाँ पे समान होती है, तो उनको हम समभारिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन है यहाँ पे, तो 40 म्यू जो है, 40 म्यू जो है इसका द्रव्यमान होगा, लेकिन परमाणु की क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पे? 20 और 18। कैल्शियम की 20, आर्गन की 18 होगी। आते हैं समस्थानिक पे। समस्थान यानी कि क्या है? यहाँ पे स्थान बराबर है, संख्या बराबर है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसको हम समस्थानिक नाम देंगे। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है 35 और 37, तो ये जो सिर पे रखा हुआ भार है, ठीक है, जैसे कि कोई भी क्लोरीन है तो यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, यहाँ इसके ऊपर ये इसका भार होता है, नीचे जो है हम इसकी संख्या लिखते हैं। कोई भी भार हम कहाँ उठाते हैं? सिर पे उठाते हैं। तो ये परमाणु भी क्या करते हैं? अपने भार को हम लिखने के लिए, इनका भार लिखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं और संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। तो जो आपको यहाँ पे क्लोरीन का 35 लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, एक तरफ 37 दिख रहा है, तो ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और 17 इसकी क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, जो 17 है वो क्या है? परमाणु संख्या। तो ये क्या हुए? समस्थानिक हुए। अभी इन जो समस्थानिक है उनके कुछ प्रयोग होते हैं हमारी डेली लाइफ में। वो क्या प्रयोग होते हैं? जैसे कुछ तत्व हैं जिनके रेडियोधर्मी गुण होते हैं, जिनका कोई ना कोई हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आयोडीन है, आयोडीन को हम घेंगे नामक बीमारी तुमने सुनी होगी, ठीक है, यहाँ पे घेंगा नामक रोग हो जाता है गले में आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन के जो समस्थानिक है उसको घेंगे के इलाज में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट जो है उसका कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, इनके जो समस्थानिक हैं उनका प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी बिजली जो बनती है उसके लिए किया जाता है, और कई कामों में इनका उपयोग किया जाता है। तो फाइनली हमारे पास बचता है हमारा रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने NaCl पढ़ा, ठीक है, तो NaCl क्या है? एक रासायनिक सूत्र है, एक केमिकल फॉर्मूला है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, ये एक दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो देखो इसको बनाया कैसे जाता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन्हीं उदाहरण की हेल्प से हम समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन का, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें तत्व का प्रतीक लिखना है।
ठीक है, जो भी तत्व है उसका प्रतीक लिखेंगे, यानी परमाणु बोल सकते हो, तत्व बोल सकते हो, शुद्ध जो होता है ना उसको तत्व बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अपना, एक सेकेंड रुकेंगे भाई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए उसका तत्व का प्रतीक लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं और सल्फर के लिए, सल्फाइड के लिए, सल्फर के लिए बोल सकते हो तो S लिखते हैं, साथ में मिलके इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया है, तो हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी है, ठीक है, और सल्फर की संयोजकता कितनी है वो बिल्कुल इनके नीचे लिख देनी है। फिर इनको क्रॉस करके एक दूसरे के साथ मैच करना है। जैसे कि क्रॉस यहाँ पे किया तो H के साथ 2 चला गया तो H2S, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें मिलके बनाते हैं, 2 तत्व इसको मिलके बनाते हैं, तो तत्व के प्रतीक यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4 होती है, चेक कर लेना। ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है, तो 2 होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्रॉस करके इसका फॉर्मूला बना देंगे, तो C2O4 बन जाएगा, यानी कि CO2 भी इसको बोल सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम कैसे लिखेंगे, पहले हम हाइड्रोजन का प्रतीक लिखा है, फिर हमने क्लोरीन का प्रतीक लिखा है, इसके बाद संयोजकता लिखेंगे। हमें पता है हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक है, क्लोरीन की संयोजकता भी एक है, तो इस तरह से HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको आयनिक यौगिकों के सूत्र भी बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हमने प्रतीक लिखना है, नीचे उसकी संयोजकता लिखनी है, और क्रॉस करके इस तरह से हमारा फॉर्मूले जो है वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 प्लस दे रखा है, यहाँ पे 2 नेगेटिव दे रखा है, तो 3 प्लस यानी कि इसने 3 का डोनेशन दे दिया है, 3 इसने क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं, किसको, सल्फेट को। अब जो सल्फेट है उसने 2 लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 नेगेटिव, और इस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं रासायनिक सूत्र कहलाते हैं, इस तरह से इनको हम बनाते हैं। तो किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के आने तक अपना ध्यान रखना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है। तो चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए तो हेल्दी खाना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो कंसंट्रेट करके पढ़ना है, बिल्कुल एक ईजी सा चैप्टर ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम के लिए कि क्लास तो ली नहीं गई, तो काफ़ी जो है टेंशन फ्री होके पढ़ना है, फोकस्ड होके पढ़ना है। तो चलते हैं और मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें।